हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आप सभी क्लास 12th की जो राजनीति विज्ञान का पेपर 13 तारीख को होने वाला है उसके लिए पेपर लेकर के हम आ चुके हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है और इस पेपर में हम प्रत्येक प्रश्न का उत्तर भी आपको देंगे। तो सभी को साथ में ही इनको याद कर लेना है। तो देखिए, आपको जो पेपर आएगा वो 80 अंक का आएगा और जो समय है वो 3 घंटे ही रहेगा, ये आप सभी समझ गए होंगे। और ये आपके लिए कुछ निर्देश हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सीधे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले सही विकल्प है। तो देखिए, समाजवादी गुट के देशों को क्या कहा जाता है? तो देखिए, उनको कहा जाता है दूसरी दुनिया के देश, या आप कह सकते हैं द्वितीय दुनिया के देश। फिर अगला है, चीन ने कौन से व्यापार की नीति अपनाई? तो उस व्यापार का नाम है भाई खुले द्वार की नीति, ठीक है, खुले द्वार की नीति। ऐसा नहीं कि इसमें हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव समझाएंगे, प्रश्न उत्तर भी आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना है। तीसरा प्रश्न है कि भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारे का 30 वर्षीय समझौता हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर 1996 में, ठीक है, दिसंबर 1996 में। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। देखिए, चौथा ऑब्जेक्टिव है कि भारत का पहला राज्य कौन है जहां पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत अपनाकर चुनाव कराए गए? तो देखिए, उस राज्य का नाम है मणिपुर। क्या है? मणिपुर है, ठीक है। आगे देखते हैं, नीति आयोग की स्थापना कब हुई, जिसका नाम पहले योजना आयोग था। तो देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 2015 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शिमला समझौता हुआ था, यानी कब हुआ था? आपसे डेट पूछिए। तो देखिए, इसका आंसर रहेगा 1972, 1972। आगे देखते हैं, हम सारे रिक्त स्थान देखने वाले हैं और ये आपको 7 अंक के एग्जाम में आएंगे, ठीक है। देखिए, पहला है कि भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण रिक्त स्थान को हुआ, यानी कि आपको डेट बतानी है। तो देखिए, 1974, आप कह सकते हैं 18 मई 1974, 18 मई 1974। फिर अगला है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष बताने आपको। तो डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर राजीव कुमार, ठीक है। आगे देखते हैं कि भारत विभाजन के पश्चात सांप्रदायिक दंगों ने रिक्त स्थान समस्या को बल दिया। तो देखिए, जो भारत विभाजन हुआ और जो दंगे हुए तो उससे जो समस्या उत्पन्न हुई, समस्या का नाम है शरणार्थी समस्या, शरणार्थी समस्या, ठीक है। अब आगे देखते हैं, रिक्त स्थान का शाब्दिक अर्थ आघात पहुंचाकर उपचार करना है, मतलब चोट पहुंचाकर उपचार करना है। तो इस थेरेपी को बोलते हैं शॉक थेरेपी, शॉक थेरेपी, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि मार्शल योजना की स्थापना रिक्त स्थान में हुई। तो देखिए, 1948 में मार्शल योजना की स्थापना हुई, 1948 में। फिर अगला है, श्रीलंका में रिक्त स्थान समुदाय बहुसंख्यक, मतलब ज्यादा मात्रा में कौन है श्रीलंका में? तो बौद्ध समुदाय, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिख देंगे? बौद्ध, ठीक है। फिर अगला है, भारत आसियान का सदस्य रिक्त स्थान में बना। तो देखिए, 1996, आप चाहे तो इसकी पूरी डेट 23 जुलाई 1996, 23 जुलाई 1996, ठीक है। अब आगे हम बढ़ रहे हैं सही जोड़ी की तरफ। देखिए, 6 अंक की आपको सही जोड़ी आएगी और पहला है शॉक थेरेपी का परिणाम। तो देखिए, शॉक थेरेपी का जो परिणाम है वो है अर्थव्यवस्था का तहस नहस हो जाना, इसमें ये आएगा। फिर अगला है मेक मोहन रेखा। तो ये भारत और चीन के लिए, ठीक है, तो ये भारत और चीन। फिर अगला है नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति, तो 2008, ठीक है। फिर अगला है सीमांत गांधी किनका नाम था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम सीमांत गांधी, मतलब उनको सीमांत गांधी के नाम से जानते थे। वर्गीज कुरियन जो है ये है सहकारी डेयरी से संबंधित, ठीक है। शिमला समझौता 1972, ये तो हमारा रिक्त स्थान भी था। अब आगे बढ़ते हैं हम सत्य असत्य के लिए, ठीक है। 6 अंक का आपको मिलेंगे। सोवियत संघ प्रथम विश्व युद्ध के बाद महाशक्ति के रूप में उभरा, सत्य है या असत्य? तो देखिए, ये बिल्कुल सत्य बात है। सोवियत संघ यानी कि आज का रूस, ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक महाशक्ति के रूप में उभरा था, तो ये सत्य बात है, ठीक है। दूसरा, भारत आसियान का सदस्य 1996 में बना, तो ये बात भी बिल्कुल सत्य, हम इसको देख ही चुके हैं अभी, ठीक है।
23 जुलाई 1996 को। चीन को दक्षिण एशिया का अंग माना जाता है, तो ये असत्य बात है, ये असत्य है। फिर अगला है उत्तरांचल राज्य बनने से पूर्व बिहार का हिस्सा था, तो ये बात भी गलत है, असत्य है। ठीक है, आगे है प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया, बिल्कुल सही बात है। फिर अगला है भारतीय विदेश नीति के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब देखते हैं हम एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। देखिए पहला है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व से क्या आशय है। देखिए मैं इसको बोल के बता रहा हूं, इसका आंसर आपको सुनकर के इसको लिख लेना है, याद कर लेना है। तो देखिए सब देशों या राष्ट्रों के साथ आपस में शांतिपूर्वक रहकर अपना अस्तित्व बनाए रखना, आपस के विवाद शांतिपूर्वक बातचीत करके निपटाना, इसी को कहते हैं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। मतलब अपने पड़ोसी के साथ बिल्कुल शांति के साथ रहना और जो भी विवाद है उसको बैठ करके हल करना। अगला है स्वतंत्रता के पश्चात भारत के समक्ष प्रमुख चुनौती कौन सी थी। तो सबसे प्रमुख चुनौती थी राष्ट्र निर्माण की, क्योंकि भारत अलग अलग छोटे छोटे जो राजाओं के पास राज्य थे उन सबको जोड़ करके पूरा एक राष्ट्र बनाना था, इसलिए राष्ट्र निर्माण की चुनौती सबसे प्रमुख चुनौती थी। ठीक है, फिर अगला है कि नियोजन के विषय में नीति निर्धारण कौन सी इकाई करती है। तो उस इकाई का नाम है परामर्शदात्री, जो परामर्श देती है, परामर्शदात्री, परामर्शदात्री। ठीक है, अगला है कि अमेरिका में आतंकवादी हमला कब हुआ था। तो देखिए इसका उत्तर है 11 सितंबर 2001। ठीक है, 11 सितंबर 2001 ये अमेरिका में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसकी डेट है। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन का कोई एक परिणाम लिखिए। तो देखिए परिणाम क्या हुआ, जब सोवियत संघ 15 देशों में टूट गया तो उसका जो परिणाम हुआ वो ये हुआ कि विश्व के देशों का एक ध्रुवीय होना। ठीक है, क्योंकि दो ध्रुव थे पहले, एक अमेरिका एक सोवियत संघ। अब जब सोवियत संघ खत्म हो गया तो फिर एक ही ध्रुव रह गया, वो अमेरिका था। फिर अगला है आसियान का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए आसियान का जो मुख्यालय है वो है जकार्ता, इंडोनेशिया में। ठीक है, जकार्ता, जकार्ता, और ये कहाँ पर है, इंडोनेशिया में। ठीक है, सार्क और साफ्टा का पूरा नाम लिखो। तो देखिए जरा मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, सार्क का पहले SAARC, सार्क। तो देखिए इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। फिर साफ्टा, तो इसका फुल फॉर्म है द साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। फिर से बोल रहा हूँ, द साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम, जो हमारे 2 अंक के जो प्रश्न हैं। देखिए पहला है सोवियत संघ के विघटन के कोई 2 कारण लिखना है। तो ये देखिए जरा सोवियत संघ के विघटन के जो कारण, देखिए पहला तो एक दल का प्रभुत्व। ठीक है, मतलब वहाँ पर एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, उसी का प्रभुत्व था, इस वजह से भी उसका विघटन हो गया। आप इसको पूरा देख करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ये यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो कारण है, दूसरा कारण हम देख लेते हैं, ये साम्यवादी व्यवस्था का सत्तावादी होना। ठीक है, यानी कि जो साम्यवादी व्यवस्था है उसमें एक ही सत्ता रहती है, बदलाती नहीं है, इस वजह से जनता में असंतोष हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 कारण हो गए। देखिए इसके अथवा वाला अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि सोवियत प्रणाली के कोई 2 दोष क्या है। देखिए जरा इसको, तो ये आप सामने देख सकते हैं सोवियत प्रणाली के दोष। मैंने आपको यहाँ 4 दोष बताए हुए हैं, सभी को पढ़ूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 और ये उसके बाद ये 2 और। ठीक है, जो आपको सरल लगते हैं उनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, कि किस प्रकार के सोवियत प्रणाली में दोष थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 2 अंक के लिए कि खुले द्वार की नीति क्या है, या उसकी अथवा में मार्शल योजना क्या। खुले द्वार की नीति आप सभी को याद है, चीन की ये व्यापार नीति है। इसको देखते हैं जरा हम। तो ये देखिए जरा, चीन द्वारा 20वीं सदी के अंत में खुले द्वार की नीति अपनाई गई, जिसके द्वारा चीन में व्यापारिक एवं निवेश संबंधी हितों को बढ़ावा देने के लिए
विश्व के सभी देशों को समान अवसर दिया गया। सीधे शब्दों में चीन सभी के लिए खुला है, यह कहा गया। ठीक है, और इसके अथवा में मार्शल योजना था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यूरोप की आर्थिक स्थिति एवं पश्चिमी यूरोप के देशों को अपने पुनर्निर्माण हेतु अमेरिका ने अप्रैल में मार्शल योजना की शुरुआत करी। ठीक है, ये दो बातें आप चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको खुले द्वार वाला जो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है कि सिंधु नदी जल समझौता कब व किन देशों के बीच हुआ, या फिर दक्षेश में शामिल देशों के नाम लिखना है। ठीक है, देखते जरा सिंधु नदी जल समझौता। तो ये देखिए जरा, सिंधु जल संधि नदियों के जल के वितरण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच हुई एक संधि है। आप सभी को पता है कि भारत और पाकिस्तान से होकर के ही सिंधु नदी निकलती है। ठीक है, तो उन दो देशों के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु के पानी के लिए एक समझौता हुआ है। इस संधि में विश्व बैंक ने मध्यस्थता की, मतलब विश्व बैंक ने आकर के बीच में इसमें सहभागिता करी, भाई दोनों देशों में ये संधि करवाई। इस संधि पर कराची में सितंबर में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो ये हो गया सिंधु जल संधि। ठीक है, और अगर आपको दक्षेश में कौन कौन से देश हैं उनके नाम लिखने, तो आप देख सकते हैं 7 देश थे, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अगला प्रश्न है कि फरक्का संधि क्या है, या इसके अथवा में यूरोपीय यूनियन के प्रधान अंग कौन कौन से लिखिए। ठीक है, दोनों को देखते हैं। तो देखिए जरा, फरक्का जल संधि, इस जल संधि के तहत वर्ष 1996, यहाँ पर 1996 है, भारत व बांग्लादेश के बीच गंगा नदी के जल बंटवारे से संबंधित समझौता हुआ। मतलब कि वो जो भारत और पाकिस्तान का जो समझौता था वो सिंधु नदी के लिए था, और यहाँ पर जो फरक्का जल संधि है, ये जो गंगा नदी का जो पानी है भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बहता है, उस संधि का नाम है फरक्का जल संधि, जो 1996 में हुई। ठीक है, अब देखिए एक और हमारे अथवा में जो प्रश्न था, देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि 4 सैनिक संगठनों के नाम लिखिए, या फिर इसके अथवा में बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी। तो इसको देख लेते हैं हम, बर्लिन की दीवार वाला बहुत अच्छा है ये, देखते हैं जरा। तो ये देखिए जरा कि बर्लिन की दीवार शीत युद्ध का प्रतीक थी। ठीक है, जिसने 28 साल तक, यहाँ पर क्या आएगा 28 साल तक शहर बर्लिन को पूर्वी और पश्चिमी भागों में बांटकर रखा। इस दीवार ने पश्चिमी बर्लिन और जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्यों के बीच अवरोध का काम किया। ठीक है, अब आगे देखते हैं जरा। 11वां प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत की प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी थी, या इसके अथवा में है राज्य पुनर्गठन आयोग क्या था, लिखिए। तो हम जो शुरुआत वाला है इसी को देख लेंगे। तो देखते हैं जरा इसको। ये देखिए जरा कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सबसे प्रमुख समस्याओं में प्रमुख थी राष्ट्र निर्माण की चुनौती, जिसके अनुसार स्वतंत्र भारत को निम्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा। विकास की चुनौती, ठीक है, कि भाई पूंजीवादी मॉडल अपनाना है या समाजवादी मॉडल अपनाना है। ठीक है, दूसरी चुनौती थी एकता व अखंडता बनाए रखना है। देश के बंटवारों की चुनौती भी थी, रजवाड़ों के विलय की भी चुनौती थी। ठीक है, जितने भी रजवाड़े थे देश में, तो ये सारी चुनौतियां थी। तो और नियोजन का अर्थ एवं इसकी परिभाषा लिखिए, अथवा योजना आयोग के कार्य लिखिए। देखते हैं इसको। देखिए नियोजन का अर्थ, इस आंसर को हम देख लेते हैं कि नियोजन वांछित परिवर्तन लाने का एक तरीका है। नियोजन भविष्य में देखने की विधि अथवा कला है। इसमें भविष्य की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाया जाता है ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों को उनके अनुरूप ढाला जा सके। ठीक है, तो देखिए आगे बहुत सारे प्रश्न हैं। विश्व बंधुत्व से क्या तात्पर्य है, निःशस्त्रीकरण से क्या से 2 अंक के लिए। फिर अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के कोई 2 उद्देश्य बताना है, या फिर ऑपरेशन फ्लड को समझाना है। ठीक है, फिर और 2 अंक में अभी एक साथ में आपको इनके उत्तर बता दूंगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना पहले से किस प्रकार भिन्न थी, या फिर इसके अथवा में वही प्रश्न दे दिया निःशस्त्रीकरण। सोवियत प्रणाली क्या थी समझाइए, या फिर आसियान विजन 2020 की प्रमुख बातों को लिखना है। फिर 3 अंक के लिए साफ्टा क्या है, इसके प्रमुख लक्ष्यों को लिखना है। फिर 3 अंक के लिए एक और अथवा में है कि दक्षिण एशिया क्षेत्र की मुख्य विशेषताओं को लिखना है। ठीक है,
फिर 18वां प्रश्न है सार्क संगठन में भारत की भूमिका को लिखना है या फिर स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं को बताना है। ये सारे 3 अंक के लिए हैं कि भारत विभाजन के प्रमुख कारणों को बताओ या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क क्यों कहा जाता है ये बताना है। शाक थेरेपी क्या है इसको समझाना है या फिर इसके अथवा में शीत युद्ध के पश्चात दक्षिण एशिया में अमेरिका के प्रभाव को समझाना है। फिर प्रश्न 21 है कि भारत और बांग्लादेश की भी सहयोग एवं असहयोग के मसलों को लिखिए या फिर श्रीलंका के जातीय संघर्ष के बारे में लिखना है। 22वां प्रश्न है शरणार्थी समस्या पर टिप्पणी करिए या फिर भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या योगदान है इसको बताना है। 23वां प्रश्न है भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाए जाने के कारणों को लिखना है या फिर भारत की परमाणु नीति को समझाना है। देखिए बच गए जितने भी आंसर हैं इनको हम हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल गोल पर शेयर कर रहे हैं, तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल गोल से जुड़ जाइए जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो ये जो पेपर है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर ही आपको एग्जाम में जाना है तो मैक्सिमम मार्क्स आप गेन कर पाएंगे। और इसी तरह हमारे चैनल के वीडियोस देखते रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।